चलो गाइस, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का टॉपिक। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। देखो, एटॉमिक नंबर को सबसे पहले जेड से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर में सबसे पहली चीज़ ये किसके बारे में बताता है, एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये रूल आपका यूनिवर्सल रूल है, हर जगह वैलिड होगा ये यूनिवर्सल रूल। फाइन, ठीक है। अब न्यूट्रल एटम के अंदर हमें ये पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल एटम में तो कोई चार्ज होता नहीं, तो सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए न्यूट्रल एटम के लिए Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये किसके बराबर, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो होता ही है, बट न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब आप पहले नोट डाउन मत करना, अभी एंड में मैं थोड़ा टाइम लूँगा, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर आयन, आयन के लिए क्या होगा, आयन के लिए क्या होता है, देखो आयन के लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा। देखो, मैं सीधा यहाँ पे आयन लिख रहा हूँ, लोग आपको कैटायन याद कराएंगे कि कैटायन में भाई कैटायन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रोटॉन में से चार्ज माइनस कर दो, ठीक है, और एनायन के लिए उसमें चार्ज ऐड कर दो। ये सब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और उसके आगे की कंडीशन लिखेंगे, सिंपल। देखो, Z माइनस चार्ज ऑन आयन, और चार्ज ऑन आयन के नीचे मैं लिख देता हूं, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना, विद साइन। बस ये आपका हो गया नंबर ऑफ आयन, कंसाइज सिंपल वे, एक नो विदाउट कंफ्यूजन कि कहाँ पॉजिटिव करना है कहाँ नेगेटिव, कुछ बकवास नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल एंड कंसाइज फॉर्मूला। फाइन, नेक्स्ट, अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जैसे कैल्शियम 2+ है, इसका Z आपको पता है कितना होता है, कितना होता है 20। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो क्या आएंगे, देखो अब पॉजिटिव चार्ज है, तो इस साइन वाले का क्या मतलब है, इस फॉर्मूले में जो मैंने विद साइन लिखवाया इसका क्या मतलब है, देखो Z 20 माइनस चार्ज कितना है 2, कैसा, प्लस का, तो यहाँ पे लिखना है +2। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 18। ठीक है, क्लोरीन के अंदर कितना होता है 17, क्लोरीन का Z 17 होता है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन के अंदर क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z कितना 17 माइनस चार्ज विद साइन, चार्ज कितना है 1, कैसा, माइनस का, तो यहाँ लिख दो -1, तो ये आ गया आपका 18, ये आपका चार्ज वाला खत्म। सिंपल, बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज मास नंबर, मास नंबर, मैं कभी भी इसको एटॉमिक मास नंबर नहीं बोलता, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में। ठीक है, तो मास नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और हमें पता है प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, Z के, तो ये क्या बता देता है आपका Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज योर मास नंबर। फाइन, मास नंबर के आप 2 पॉइंट हाईलाइटिंग लिख लो कि ये एक तो हमेशा ऑलवेज ए होल नंबर, ठीक है, मास नंबर आपका हमेशा होल नंबर हो सकता है, और ये कभी भी आपका नेवर बी इन डेसिमल, ये कभी भी आपका डेसिमल में नहीं होगा, ये कभी भी आपका डेसिमल के अंदर नहीं होगा। ठीक, न्यूट्रॉन हमेशा 1 2 3 4 5 होंगे, ऐसे भी एंड सो ऑन, और प्रोटॉन 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे, तो कभी भी आपका ऐड करोगे तो कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा।
इसलिए मास नंबर नेवर बी इन डेसिमल। ठीक है, अब हम कंसेप्ट्स पे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसके ऊपर हेडिंग डाल देना इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम आ जाते हैं आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स के बारे में आपको 4 चीज़ पता होनी चाहिए। क्या? सेम, Z एंड डिफरेंट A। इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा आइसोटोप्स का, बट मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, व्हाट आर आइसोबार्स? इसका उल्टा, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आइसोटोप्स के अंदर अगर हम देखें तो आइसोटोप्स का एक पॉइंट हो रहा है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं सबकी वो सेम होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इजीली आपको याद हो जाएगा। कार्बन्स की फिजिकल स्टेट्स जो हैं, जैसे कार्बन 12 हो गया और कार्बन 14 हो गया, ठीक है, अलग अलग फिजिकल स्टेट में मिल सकते हैं, बट हैं तो कार्बन, तो केमिकली सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, आइसोबार्स के अंदर उल्टा है, और इसके अंदर ना तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ना तो ये केमिकली सिमिलर होंगे, और ना ही ये फिजिकल स्टेट में सिमिलर होंगे। ठीक है, थर्ड आइसोटोन्स। देखो नाम में ही आ रहा है N, इसका ही दूसरा नाम है आइसोटोनिक या फिर आइसो न्यूट्रॉनिक। अब बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि दो तो याद रहते हैं, आइसोटोप आइसोबार, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये न्यूट्रॉन के बारे में है या इलेक्ट्रॉन के बारे में है, किसके बारे में है। देखो इसके नाम में ही आ रहा है N, ठीक है, एक के और नाम में आएगा N, किसके? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के। किसके नाम में आएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नाम में भी आएगा N। ठीक है, बट वहाँ पे देखो पूरा N नहीं देखना, वहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझे, और यहाँ पे क्या आ रहा है? सिर्फ N, तो इसका N मतलब न्यूट्रॉन, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? सेम न्यूट्रॉन्स, इसके अंदर सेम न्यूट्रॉन्स होने। अच्छा, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? देखो A क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के, तो A क्या बन गया? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे आ जाएगा? A माइनस जेड। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम दिया हुआ है 2040, तो ये हमें पता है Z होता है, ये हमें पता है A होता है, तो A माइनस जेड करोगे तो क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन। ठीक है, कितने आएंगे? 20। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स में क्या होता है? देखो डाया मतलब दो, ये 2 स्टेप का प्रोसेस होगा। क्या? पहले तो हमें निकालना पड़ेगा न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। देखो क्या होता है ये, सेम न्यूट्रॉन एक्सेस, ठीक है, सेम न्यूट्रॉन एक्सेस मतलब यहाँ पे पहले तो आप न्यूट्रॉन निकाल लो। कैसे निकालेंगे? A माइनस जेड, अभी बताया मैंने आइसो न्यूट्रॉन्स के अंदर यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद कि अब इसमें निकालना है सेम न्यूट्रॉन एक्सेस, कि न्यूट्रॉन एक्सेस है वो सेम होना चाहिए किसके अंदर? आइसो डायफर्स के अंदर। तो वो कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन्स में से अगर हम प्रोटॉन घटा दें तो क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन एक्सेस। तो इनके अंदर न्यूट्रॉन एक्सेस सेम होना चाहिए। फाइन। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन्स तो कैसे निकाल लेंगे? A माइनस जेड, ठीक है, देखो इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं पहले, क्या आएगा? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A माइनस जेड 40 माइनस 20, कितना आ गया? 20। ठीक है, अब न्यूट्रॉन एक्सेस निकालना है। क्या निकालना है? न्यूट्रॉन एक्सेस। वो कैसे निकालेंगे? ये तो आगे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 20, प्रोटॉन कितने हैं? ये रहे, वो भी 20, तो एक्सेस न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। तो इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन एक्सेस नहीं है। ठीक है, इस टाइप से न्यूट्रॉन एक्सेस निकालते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल्स आप इसके आसानी से बुक से पढ़ सकते हो, तो वो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ सिंपल। आइसोस्टर्स देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो सेम एटम्स और सेम इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर एटम्स भी सेम होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल CO2 और N2O, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आइसोस्टर्स में आता है। कैसे? इसमें नंबर ऑफ एटम बताओ कितने हैं, एटम्स कितने हैं इसके अंदर। एक कार्बन है प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एटम 3 हो गए। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम 2 नाइट्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, कितने हो गए? 3। अच्छा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? देखो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 1 ऑक्सीजन के अंदर 8, तो 2 के अंदर 16, तो टोटल कितने? 22। कितने? 22। और यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन के अंदर कितना? 7, तो 2 के अंदर 14 प्लस 1 ऑक्सीजन के अंदर कितने? 8, तो कितने हो गए? 22। देखो सेम इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम एटम्स, तो दीज आर आइसोस्टर्स। एक अलग टर्म है दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसके अंदर आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सेम इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, तो इसके साथ ही आपका इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पहले मैं 2 लाइनें मिस कर गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ग्राउंडेड लेवल एग्ज़ाम आता है, और देखो जैसे क्या है कि अभी 2020 का हमने स्कोरिंग देखी, तो एक बच्चा है वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहा है। ये स्कोर ये नीचे वाला ही जब तक हम देखते थे, जब तक हमें पता भाई हमारी औकात नहीं है यहाँ तक कवर करने की। आज सोचो क्या लेवल आ गया एग्ज़ाम का कि 720 आउट ऑफ 720। नो डाउट मैं उस बच्चे की मेहनत को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एग्ज़ाम पैटर्न को क्लेम कर रहा हूँ। जहाँ पे हमारे टाइम से जो हमारे सीनियर्स थे उनके टाइम पे कट ऑफ हुआ करती थी, मतलब अगर मैं आपको लास्ट कट ऑफ बताऊँ जिस काउंसलिंग में मैंने अटेंड किया है उसकी कट ऑफ थी 500। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2016 की कट ऑफ। और अब देखो जब इतना लेवल हाई हो गया है कंपटीशन का हाई लेवल हो गया, जैसे ही एग्ज़ाम का लेवल लो जाएगा एग्ज़ाम का कंपटीशन हाई हो जाएगा। कंपटीशन हाई क्यों होता है? जैसे एग्ज़ाम का लेवल लो होता है ना, सब बच्चे सोचते हैं ये तो हमें आता ही है, ये तो हमें आता ही है, तो हम फ्लो में निकाल देंगे। हम क्या पढ़ने लग जाते हैं? बिल्कुल हाई लेवल वाला हॉट्स टाइप क्वेश्चन, IIT जैसे क्वेश्चंस, ठीक है। करना क्या होता है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम का लेवल जो लो जाता दिखे आप तुरंत बेसिक्स पे शिफ्ट हो जाओ। यदि आप बेसिक्स पे शिफ्ट हो गए तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हाई लेवल पे सब बच्चा compete कर लेता है, बट लो लेवल वाली वो चीज़ छोड़ देता है कि भाई मेरे को तो हाई आता है तो हम लो छोड़ देते हैं। इसलिए कंपटीशन में फ़ाइट करने के लिए आपको एग्ज़ाम का लेवल जैसे ही लो होगा, आपको कंपटीशन में फ़ाइट करने के लिए अपने आप को कम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनोगे? जब आप बेसिक्स पे आ जाओगे, ठीक है। और ये मैं आपको बिल्कुल हाईली टच पॉइंट बता रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी बेसिक्स हैं, बट आपने आज तक कभी इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया होगा। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहले तो आप इसके 3 थ्योरेटिकल पॉइंट्स याद कर लीजिए। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। सेकंड चीज़ जो है, उनको कोई नीड नहीं होती, नो नीड ऑफ एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। थर्ड चीज़, EF इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड MF इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज़ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है? किस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन लिया हुआ है, देखो इधर की तरफ एरो लगी हुई है। डायरेक्शन ऑफ मैंने प्रोपेगेशन क्या लिया हुआ है, एक्स एक्सिस, ओके, इधर की तरफ। मैं इसको 3D नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे 3 एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये समझो ये ऐसे है, दिस इज एक्स एक्सिस, तो इस प्लेन का ये वाली जो लाइन है दिस इज एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है दिस इज वाई एक्सिस, ओके, और दिस इज 0 0 0, मतलब दिस इज ओरिजिन, तो दिस इज विच इज कमिंग आउटवर्ड, दिस इज जेड एक्सिस, तो ये क्या है आपका जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है, कमिंग आउटवर्ड, ठीक है। तो सोचो अगर वेव इधर जा रही है, मान लो वेव ऐसे जा रही है इधर, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। वेव कहाँ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो, ये आपका हो गया, ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप से समथिंग, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि इस डायरेक्शन ऑफ वेव के प्रोपेगेशन में इस एक्सिस पे जो घूम रहे होंगे यूँ जो है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई एक्सिस। और अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस में हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इज अब हम करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं प्रॉपर। करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर में क्या, मतलब प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स का मतलब मेरा क्या हुआ कि अब हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या है, दिस ग्राफ, ठीक है। इसके अंदर देखो, ये तो मैंने बता दिया, इधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इसको ध्यान देना बस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इधर है, ठीक है। वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, दिस इज़ वेव ऐसे जा रही है ना इधर की तरफ, ठीक है। देखो दो पॉइंट्स तो ऐसे याद कर लो, दिस इज क्रेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट ऑन अबव प्लेट्यू इज क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट ऑन लोएस्ट प्लेट्यू इज ट्रफ, ओके। एंड ये जो चीज़ है दिस इज अ मैक्सिमम पार्ट, तो दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ओके। maximum distance of trough or maximum distance of crust from the baseline is amplitude, okay. What is wavelength? Wavelength is shortest distance between two successive crest, shortest distance between two successive crest is wavelength, or shortest distance between two successive trough is also wavelength, fine। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, व्हाट इज वेवलेंथ। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर लेंथ आ रहा है, तो यूनिट क्या होगी, मैं यहाँ पे सब चीज़ एक ही चीज़ में काम करूँगा, मीटर, ठीक है, मतलब ऐसा यूनिट्स के अंदर। सेकंड, वेव नंबर, व्हाट इज वेव नंबर। फॉर एग्जांपल ये वेव है, फाइन, यदि ये डिस्टेंस 1 मीटर है पूरी, यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर है अगर, तो इसके अंदर कितनी वेव्स बन रही हैं, इसके अंदर कितनी वेव्स बन रही हैं, यदि ये डिस्टेंस 1 मीटर है यहाँ तक, तो इसके अंदर कितनी वेव बन रही है। क्या डेफिनेशन हुई, लिखो, number of waves formed in a 1 meter length, number of waves formed in a 1 meter length। तो इसका वेव नंबर क्या हुआ, वेव नंबर को देखो कैसे डिनोट करते हैं, म्यू बार, तो कितना हुआ इसका वेव नंबर 3, नंबर है तो 9 यूनिट, फाइन। तो हमने यहाँ पे वेव नंबर कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फिनोमेना इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फॉर एग्जांपल आप ये एक एक्सिस मान लो, ठीक है, इस पे कोई भी मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, जनरल कोई भी, इस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव पास हो रही हैं,
यहाँ पे क्या लिया था हमने, 1 मीटर में कितनी वेव आ रही हैं। यहाँ क्या है, इस पॉइंट से 1 सेकंड तक हम ये पॉइंट देख रहे हैं, स्टॉप वॉच लगाया, ये पॉइंट देख रहे हैं, 1 सेकंड से जितनी वेव यहाँ से गई, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होगी, 1 टाइम हो गया, फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट 1 टाइम हुआ, तो इसका मतलब यूनिट क्या हुई इसकी, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, ये कौन सा सी है, स्पीड ऑफ लाइट। कौन सा सी है ये, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इज कांस्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसको, और कितनी होगी कांस्टेंट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने तुम्हें बता दिया, हाईएस्ट पॉइंट क्रस्ट और ट्रफ का, उसकी जो बेस लाइन से जो डिस्टेंस है, दैट इज एम्पलीट्यूड। फाइन। इसके साथ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सम अप करते हैं। ओके, सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये मैंने किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, फर्स्टली इधर से जब इधर जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, क्या करेगा, बढ़ेगा, बस इतना याद कराऊंगा। लेफ्ट से जब राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो लैम्डा बढ़ता है, ठीक है। सेकंड चीज़, बस ये याद कर लिया। तुम अपने आप एक चीज़ और याद करा देता हूँ, जिधर लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, जिधर लैम्डा बढ़ता है उस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। जिधर लैम्डा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, सो ऑटोमेटिकली दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बात आती है सर इसको याद कैसे करें, तो इसका एक निमोनिक बताता हूँ। निमोनिक, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक भैया ने मेरे को याद कराया था, अब उनका उससे वास्ता हो तो पता नहीं। तो निमोनिक ये है, कॉलेज गर्ल्स आर अल्टीमेट visitors in my room। तो उस टाइम पे भैया ने ये चीज़ याद करवाई थी, जो चीज़ वो बोल के गए, कुछ काम आई या नहीं आई, कम से कम ये तो सीक्वेंस याद होगी, ठीक है। सो करना क्या है, C फॉर कॉस्मिक, G फॉर गामा, R इज़ यूजलेस वर्ड, आर को काट दो, काटने के बाद क्या बना, एक्स, तो दिस इज एक्सरे, ओके। नेक्स्ट अल्टीमेट, यू, विजिटर्स, विजिबल, इंफ्रारेड, आई से, माइक्रो, एम से, आर से रेडियो वेव। तो इसके साथ तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद भी हो गया, और एक ही सीक्वेंस में याद करना हमेशा सजेस्ट करूँगा, एक ही सीक्वेंस में याद करना, इंक्रीजिंग लैम्डा, ऑटोमेटिकली वेवलेंथ क्या होगी उस डायरेक्शन में डिक्रीज। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, और ये जो पॉइंट्स हैं अगर ये आपको पता है तो इस थ्योरी में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइन। और बहुत ही कंसाइज मैनर में, जैसा कि मैंने बताया कि आई एम स्टडिंग वेरी कंसाइजली बट स्मार्टली। फर्स्ट, प्लैंक्स ने एक चीज़ बोली, प्लैंक्स के पोस्टुलेट्स हैं ये, कि एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी
स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसका नाम उसने क्या दे दिया, क्वांटम। दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम। फाइन। नेक्स्ट चीज, यदि ये एनर्जी लाइट है, यदि ये एनर्जी लाइट है तो इस क्वांटम का स्पेशल नाम उसने क्या दे दिया, फोटोन। बस ये चीज़ समझ जाना, यदि ये स्पेशल एनर्जी लाइट है तो उस क्वांटम का नाम क्या है, फोटोन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, विच मीन्स अगर हम इसको सोल्व करें, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को खोलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसने साइंटिस्ट को हमने क्रेडिट, साइंटिस्ट ने अपने नाम से ही एच का नाम दे दिया, डेट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइन। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है अब हमें ये याद करनी है, ठीक है। 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, नॉट जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज जूल पर सेकेंड, बताओ, इट्स पावर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, ओके, एक चीज़ और इसी पॉइंट्स के अंदर, कि जो टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसकी, ईच क्वांटा की। फॉर एग्जांपल n क्वांटम पार्टिकल्स ट्रांसफ़र हुए एक से दूसरे के अंदर, हर एक का फ्रीक्वेंसी है वो म्यू थी, तो टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हुई, n पार्टिकल्स थे, n पार्टिकल्स थे, कौन से पार्टिकल्स, क्वांटा पार्टिकल्स थे, ठीक है। क्वांटा इज द प्लूरल ऑफ क्वांटम, फाइन। और हर एक की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्वांटा, ठीक है। सो टोटल एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू, अगर हम उसको E लेते हैं तो क्या होगा, एन एच म्यू, तो दिस इज द फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एन एच म्यू। तो स्पीड क्या होती है, लैम्डा अपॉन टाइम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1 अपॉन टाइम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू में म्यू, फाइन, ठीक है। यहाँ से अगर हम म्यू निकाल लें, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो ये जो क्वांटा निकल रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तो है, तो क्या करेंगे, इस क्वांटा को, इसको म्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल टू एन एच, ये एन है नोट ईटा, एन एच सी बाय लैम्डा। क्वेश्चन क्या आएगा, एनर्जी दी हुई होगी कि इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है या इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, हर एक की वेवलेंथ इतनी थी, तो बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स कितने थे। इन्हीं बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं एनटीए के एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। नेक्स्ट फोर्थ चीज़ क्या थी, फोर्थ चीज़ ये थी कि उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हैं, क्या हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ही एक्सप्लेन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, क्या बोला था, क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन लिखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, द आइडियल ब्लैक बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर ये ब्लैक बॉडी है, यहाँ से कोई भी रेडिएशन जाएगी तुरंत खींच लेगी अपनी तरफ, ठीक है। या फिर ये जो बॉडी है ये सारी एनर्जी को एमिट भी कर देती है, सारी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एमिट कर देगी, या सारी फ्रीक्वेंसी कोई उसके पास से जा रही है तो एब्जॉर्व कर लेगी, और उसके अंदर भरी हुई है तो एमिट कर देगी, फाइन। चलो 2 मिनट में इस ग्राफ को और ख़त्म करते हैं। ये देखो, ये ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर,
इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, ये दी हुई है, फाइन। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, फाइन। हमने क्या देखा, अगर हम कांस्टेंट इंटेंसिटी मान लें, कांस्टेंट इंटेंसिटी मतलब ऐसा पॉइंट मान लें जो यहाँ पे सेम जगह पे अटैच कर रहा है, दिस इज़ द कांस्टेंट इंटेंसिटी पॉइंट। इसका लैम्डा आ रहा है यहाँ, इसका लैम्डा आ रहा है यहाँ पे, फाइन, ठीक है। इसका लैम्डा आ रहा है, अगर ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है तो ये क्या हो गया, दिस इज़ लैम्डा 1, दिस इज़ लैम्डा 2। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी, और क्या कम होगी, लैम्डा, ठीक है। तो जिसका कम लैम्डा दैट इज़ लैम्डा 2, उसका टेम्परेचर ज़्यादा, तो T2 उसका ज़्यादा, तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1। We'll make a new tomorrow. We'll make this happen.